जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है बहुवैकल्पिक प्रश्न, अर्थात आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बड़ी आसानी से इसे हल कर लेंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। घ, अनवीकरणीय योग्य, मतलब कि इसका हम पुनर्उपयोग या यह सीमित संसाधन होते हैं। अगला है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य का इसका उचित आंसर हो जाएगा। देखते हैं तीसरा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, तो अधिक सिंचाई। क्या है, अधिक सिंचाई। तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, उत्तरांचल में। उत्तरांचल में सोपानी खेती की जाती है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। इन चारों में से झारखंड में काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। संक्षेप में देने हैं इसके उत्तर। क्वेश्चन पहला है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, काली मृदा का रंग काला होता है। बनी बात है, इन्हें रेंगर मृदा भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। इन्हें रेंगर मृदा भी कहते हैं। ये लावाजनक सेलों से बनती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को ना भूलें, इन्हें याद रखें, नोट करते चलें। चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसका उत्तर होगा, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 3 विशेषताएं बता देंगे। पहली विशेषता है, यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। थर्ड पॉइंट होगा, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। ये इस पॉइंट को याद रखें, नोट कर लें, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। इसका उत्तर देख लेते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता है। सही बात है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं हम देख लेते हैं। पहला है, पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट है, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित होती है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाके ज़्यादा हैं। तीसरा पॉइंट है, पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है। इसमें बड़े खेतों को पट्टियों में बांधा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। चौथा पॉइंट होगा, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध अवनालिका के फैलाव को रोकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। उदाहरण दें। ठीक है, उत्तर देखते हैं इसका। जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जगत, पशुधन तथा मत्स्य जीवन आदि। वहीं अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव कहलाते हैं। जीवन जीवन नहीं होता है, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं आदि। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लगभग 120 शब्दों में उत्तर देना है, मतलब कि यह है दीर्घ उत्तरी टाइप। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करना है और वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है, यह भी बताना है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है। कुल भूमि में से 93% भाग के ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। कुल प्राप्त भूमि में से 46.6% भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं। 22% भूमि पर वन है। 13.8% भूमि बंजर और कृषि अयोग्य भूमि है। 7.7% भूमि परती भूमि है। 4.8% भूमि पर चारागार और बागान है। अब इन पॉइंट्स को ध्यान से याद कर ले, ये आपके आंसर को और भी अट्रैक्टिव बनाता है। 4.6% बंजर भूमि है। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि तो हुई है,
किंतु यह वृद्धि बहुत मामूली है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भूमि पर वन होने चाहिए, किंतु भारत में बढ़ती जनसंख्या, अधिक औद्योगिकरण आदि के कारण निरंतर वनों के कटाव से वन भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है। लगातार भूउपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। अधिक वन पर्यावरण को संतुलित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा भूमि को निम्नीकरण से बचाते हैं। इसीलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वनों के प्रतिशत को बढ़ाना जरूरी हो गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर एंड होते हैं और आपको चिंता न कीजिए, इसका PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।